बनाया। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने आजाद ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, जो ब्राह्मणों के गुलाम थे उनको गुलाम बनाया ही नहीं, बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अंग्रेजों ने जो आजाद थे ब्राह्मण उनको गुलाम बनाया, जो ब्राह्मणों के गुलाम थे उनको गुलाम बनाने की जरूरत ही नहीं थी। जब अंग्रेज भारत में आए तो हम दोहरे गुलाम हो गए, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम हो गए। हम तो पहले से ब्राह्मणों के गुलाम थे, अर्थात हम गुलामों के गुलाम हो गए। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम। अंग्रेजों के विरोध में आजादी की जंग चली, ब्राह्मण आजाद हो गए। जो ब्राह्मणों के गुलाम थे 15 अगस्त को ब्राह्मण आजाद हो गए, जो ब्राह्मणों के गुलाम थे वो आजाद नहीं हुए। ये समस्या थी। इस समस्या के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आजादी का आंदोलन अलग रखा था और अंग्रेजों को कहा कि ट्रांसफर ऑफ पावर को मैं मान्यता देने के लिए राजी नहीं हूं, मैं संविधान को भी मान्यता देने के लिए राजी नहीं हूं, ऐसे किसी संविधान को मैं मान्यता देने के लिए राजी नहीं हूं जो हम लोगों को संवैधानिक अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। हम ऐसे लोगों को, ऐसे संविधान को, ऐसे किसी संविधान को मान्यता देने के लिए राजी नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर बंगाल से संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। गांधी और कांग्रेस ने प्लान बनाया कि अम्बेडकर को अगर चुनाव में परास्त कर दिया जाए तो अंग्रेजों को समझाना आसान हो जाएगा कि अम्बेडकर के साथ कोई है ही नहीं, लोग ही नहीं है। अगर अम्बेडकर चुनाव में हार जाते हैं, गांधी और कांग्रेस ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? कि अगर अम्बेडकर चुनाव में हार जाते हैं तो अंग्रेजों को समझाना आसान हो जाएगा, अम्बेडकर के साथ कोई लोग ही नहीं है, जो थे वो कांग्रेस के साथ आ गए हैं, उन्होंने गांधी जी का नेतृत्व मान लिया है, ऐसा कहने का, बोलने का अवसर मिलेगा। इसलिए 46 को चुनाव हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर महाराष्ट्र से चुनाव लड़ने की बजाय बंगाल गए। बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा पर चुनकर भेजा। जिन 4 जिले के लोगों ने, खुलना, जसोर, बोरीशाल और फरीदपुर के बंगाली लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनकर भेजा, बाद में गुस्सा होकर गांधी और कांग्रेस ने वो 4 जिले पाकिस्तान को दे दिए दंड स्वरूप। ये आजादी का जो लड़ाई है, ये लड़ाई, ये सारी कहानी, इतिहास जब तक नहीं समझोगे आपको कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है, आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ये शह और मात देने का जो खेल चल रहा है, इसमें जो शह और मात का खेल खेल रहे लोग हैं, आजादी का आंदोलन का लड़ाई चलाने वाले जो लोग हैं, वो किसी को कुछ देना नहीं चाहते थे। और बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे किसी संविधान को जिसमें प्रजा को अधिकार ना हो, मान्यता देने के लिए राजी नहीं थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा पर चुनकर गए तो गांधी और कांग्रेस की वो योजना विफल हो गई और मजबूर होकर गांधी और कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर को मान्यता देना पड़ा। और इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के अंदर जो एक कमेटी थी, संविधान लिखने वाली प्रारूप समिति, संविधान लिखने वाली कमेटी जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। संविधान सभा का चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान लिखने वाली समिति का चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर। ध्यान रखना, कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे लोगों का। मान्यता देने वाली जो हाउस है उसका चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान लिखने वाली जो कमेटी है उसका चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर। मजबूर होकर गांधी और कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाना पड़ा। ये गांधी जी की मजबूरी थी
ये गांधी जी का उपकार नहीं था। ध्यान रखना, कांग्रेस के लोग इसको उपकार के तौर पर प्रचार में ला सकते हैं। अगर गांधी जी ने और कांग्रेस ने उपकार किया होता तो उस समय के अखबार वाले जरूर लिखते, उस समय के अखबार वाले एडिटोरियल भी लिखते कि गांधी जी ने बाबा साहब अम्बेडकर पर उपकार किया, ऐसा जरूर लिखते। अगर उस समय के अखबार वालों ने नहीं लिखा है, न एडिटोरियल लिखा, न खबर दिया, तो इससे प्रमाणित होता है कि उस समय का फैक्ट कुछ अलग था, आज की परिस्थितियां कुछ अलग है। आज गांधी के साथ कांग्रेस को बाबा साहब का फोटो लगाने की भी सारी समस्या हो जाती है, कारपोरेशन में भी लगाना पड़ता है। कांग्रेस की जो स्थिति है आज और उस समय जो स्थिति थी, इसमें बहुत अंतर आ गया है। वार्ड का जो मेंबर होता है ना, वार्ड का कारपोरेटर, वो कारपोरेटर को भी बाबा साहब का फोटो रखना पड़ता है, कांग्रेस का जो उसको भी रखना पड़ता है। ये परिस्थिति में जो बदलाव आया हुआ है, ध्यान रखो। इसलिए कांग्रेस के लोग ऐसा प्रचार कर सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बाबा साहब अम्बेडकर को गांधी जी ने उपकार के तौर पर बनाया। गलत, 200% गलत। ये पॉलिटिकल डिसीजन था, ये पॉलिटिकल डिसीजन था। जैसे हमारे लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के महापंडित थे, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के संविधान लिखने वाले कमेटी के चेयरमैन बने, ये भी गलत। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर को हमने चेयरमैन बनाया, ये भी गलत। दोनों गलत बातें। इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता है कि मजबूर होकर बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर इसकी वजह, अगर ऐसा नहीं होता तो उन्होंने घोषित किया था कि हम संविधान को मान्यता देने के लिए राजी नहीं है। और इस तरह से साथियों संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। जो आजादी से हमारे लोग आजाद नहीं हुए थे, देखना दो बातें, आजादी से वो आजाद हो गए थे, हम नहीं। जो लोग आजादी से आजाद नहीं हुए थे, उन लोगों की समस्या बाबा साहब अम्बेडकर के सामने थी। उनको आजादी कैसे दिलवाई जाए, वो आजादी कैसे मिलती? संविधान में लिखे हुए अधिकार मिलते तो उनको आजादी मिलती, लिखे हुए अधिकार नहीं मिलते तो उनको आजादी नहीं मिलती। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान तैयार किया, 395 आर्टिकल का संविधान तैयार किया। 69 आर्टिकल अनुसूचित जाति, जनजाति, अदर बैकवर्ड क्लास और धर्म परिवर्तित मूल निवासियों के लिए लिखे। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पास हुआ। 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान पास हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू किया गया। दो बातें, संविधान की पास होने की तारीख अलग है और संविधान भारत में लागू होने की तारीख अलग है। संविधान लागू किया गया, उसको लगभग 1 महीने का समय बाद में, 1 महीने के 1-1.5 महीने, 25 नवंबर यानी लगभग 2 महीने के बाद संविधान भारत में लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान भारत में लागू किया गया। इतना लंबा इतिहास आप लोगों को मैंने काहे के लिए बताया? प्रजासत्ताक समझने के लिए। ये जो आज़ादी के आंदोलन में ये सारी बदमाशी चली, ये जिन लोगों ने बदमाशी चलाई, वो लोग क्या आप लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिले, उस संवैधानिक अधिकार के लिए वो जो सहमति ही नहीं थे, मजबूरी थी, जो सहमति नहीं थे, वो लागू करने के लिए आज़ाद भारत में उन्होंने जो बदमाशी की, उससे प्रमाणित होता है। साथियों, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। पहले क्या था? 650 संस्थान थे, संस्थानिक राजा होते थे,
650 संस्थान थे भारत में। संस्थानिक राजा होते थे। राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था। राजा अपने गद्दी का उत्तराधिकारी घोषित करता था। 3 बातें। राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, राजा अपने गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। 26 जनवरी 1950 के पहले 26 जनवरी को क्या हुआ? 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और लागू होते ही भारत को प्रजासत्ताक घोषित कर दिया गया। गणतांत्रिक एक हिंदी शब्द है, गणतंत्र, रिपब्लिक, ये जो अंग्रेजी शब्द है रिपब्लिक, इसको हिंदी में कहते गणतंत्र। मराठी में कहते प्रजासत्ताक। शब्द भी हमारे लोगों को मालूम होने चाहिए, शब्दों को भी अर्थ मालूम होने चाहिए। हमारे लोग शब्द उच्चार करते रहते, उच्चार करते रहे। उच्चार क्यों करते हो भाई? नहीं, पता नहीं है शब्द का क्या अर्थ है। गणतंत्र, प्रजासत्ताक, यानी राजा के घर में राजा पैदा होता था, रानी के पेट से राजा पैदा होता था, राजा अपने गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। 26 जनवरी को इसे समाप्त कर दिया गया और घोषित कर दिया गया, अब भारत में प्रजासत्ताक होगा, प्रजा की सत्ता होगी। प्रजा की सत्ता होगी का क्या मतलब होगा? अब किसी राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। रानी के पेट से पैदा जरूर होगा मगर राजा नहीं होगा। ये भी सूक्ष्म भेद थोड़ा सा आपको समझा दूं। बच्चा तो पैदा होगा मगर राजा पैदा नहीं होगा। राजा अपने गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेगा। तो प्रजा के लिए राजा कहां से आएगा? सवाल खड़ा हो जाता है। तो अभी प्रजा के लिए राजा कहां से आएगा? राजा कहां से आएगा? इसका जवाब दिया 26 जनवरी 1950 के संविधान ने। क्या जवाब दिया? ये निर्धारित करने का अधिकार प्रजा का होगा। राजा कहां से आएगा? ये निर्धारित करने का अधिकार प्रजा का होगा। अब प्रजा बैलेट बॉक्स में वोट डालेगी और बैलेट बॉक्स से राजा निकलेगा। राजा कहां से आएगा? अब ये प्रजा वहां वोट डालेगी, उस बैलेट बॉक्स से राजा निकलेगा। न राजा के घर से राजा पैदा होगा, न रानी के पेट से राजा पैदा होगा, न राजा गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त करेगा। बैलेट बॉक्स से राजा निकलेगा। ये निर्धारित करने का अधिकार प्रजा का होगा। राजा, प्रजा का राजा कौन होगा? प्रजा का राजा कौन होगा? ये निर्धारित करने का अधिकार प्रजा का होगा। है ऐसा है? ऐसा है भारत में? ये जो संविधान कह रहा है, ये संविधान लिख रहा है, लिखित रूप से बोल रहा है? उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि क्या है, ताकि आप लोगों को पता चले। नेहरू प्रधानमंत्री बना, नेहरू की बेटी प्रधानमंत्री बनी, नेहरू का पोता प्रधानमंत्री बना,
पोते का लाडला प्रधानमंत्री बनने के लाइन में खड़ा है, पोते का बेटा बेटी भी लाइन में खड़ी है सच्चाई, एक फैक्ट बता रहा हूं। संविधान क्या कहता है? राजा के घर में राजा पैदा नहीं होगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, राजा अपने गद्दी का उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं करेगा। जवाहरलाल प्रधानमंत्री, उसकी बेटी प्रधानमंत्री, उसका बेटा प्रधानमंत्री, बेटे का बेटा प्रधानमंत्री बनने के लाइन में, बेटी प्रधानमंत्री बनने के लाइन में। ये जो राजतंत्र है, ये राजतंत्र, ये राजा का जो तंत्र होता है, ये तंत्र क्या होता है? पारिवारिक तंत्र होता है। राजा का तंत्र क्या होता है? पारिवारिक तंत्र होता है। उसके परिवार का ही कोई न कोई आदमी राजा होता है। जवाहरलाल के परिवार का ही आदमी देश का प्रधानमंत्री हो रहा है। इसका मतलब जवाहरलाल नेहरू ने भारत में प्रजातंत्र स्थापित करने के बजाय भारत की प्रजा के साथ गद्दारी की, धोखेबाजी की। मैं जवाहरलाल नेहरू के अपोजिट वॉशिंगटन का उदाहरण देता हूं आपको। आपको तो अमेरिका में वाशिंगटन नाम का जो शहर है, उस शहर की याद आई होगी, मगर मैं उस वाशिंगटन शहर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस वाशिंगटन की बात कर रहा हूं जो अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष था। जब वो राष्ट्राध्यक्ष बना, बेहतरीन राष्ट्राध्यक्ष था, दोबारा उसने लड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं नहीं बनता। वॉशिंगटन उस संविधान समिति का भी सदस्य था जिस संविधान को अमेरिका में लिखा जा रहा था। उस संविधान समिति का भी वो प्रमुख सदस्य था। उसने दोबारा राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अमेरिकन जनता ने इतना ज्यादा दबाव डाला, इतना ज्यादा दबाव डाला, तो उसने अमेरिकन जनता का आदर करते हुए कहा केवल एक बार चुनाव लड़ूंगा, दोबारा नहीं। एक बार चुनाव लड़ा, राष्ट्राध्यक्ष हो गया। दोबारा चुनने के लिए अमेरिकन जनता ने दबाव डाला। उसने कहा आप लोगों के कहने पर केवल एक बार चुनाव लड़ूंगा। दूसरी बार चुनाव लड़ा इस शर्त के साथ कि अभी दोबारा नहीं लड़ूंगा। कहा कि अमेरिका में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको राजकाज करने का ना केवल योग्यता है बल्कि उनको अधिकार भी है, उनको होना चाहिए। वाशिंगटन ने जो व्यवहार में उदाहरण दिखाया, क्या जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बना, जो कायस्थ था, और ब्राह्मणों ने योजना बनाकर लाल बहादुर शास्त्री की रशिया में हत्या की। ये तो शायद आप लोग भी पहली बार सुन रहे होंगे। किसको फायदा हुआ लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का? लाल बहादुर शास्त्री के बाद जवाहरलाल नेहरू की लड़की प्रधानमंत्री बनी। आपको थोड़ा सा याद दिला दो, सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़ा कंटेनर था जवाहरलाल नेहरू का, और पॉपुलैरिटी में जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा पॉपुलर था। आजादी के आंदोलन में कितना पॉपुलर था? तो गांधी के कैंडिडेट को परास्त करके चुनकर आया था। गांधी से भी ज्यादा पॉपुलर था जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस। कायस्थ था। रशिया ने सुभाष चंद्र बोस को, रशिया, ये सुभाष चंद्र बोस के रेफरेंस में बहुत सारा जो मामला आता है भारत में, तो सुभाष चंद्र बोस को गायब करवाने में रशिया का हाथ था। और लाल बहादुर शास्त्री का भी मामला, वो वहां उसकी हत्या हुई, ताशकंद में हत्या हुई उसकी, रशिया में हत्या हुई। यानी सुभाष चंद्र बोस भी कायस्थ था, लाल बहादुर शास्त्री भी कायस्थ था। ब्राह्मण नहीं तो ध्यान रखना, बाला साहब ठाकरे भी कायस्थ है, थोड़ा मालूम होना चाहिए आप लोगों को।
बाला साहब ठाकरे का जो बाप है केशव सीताराम ठाकरे, ये उसको महाराष्ट्र के बहुजन समाज के लोगों ने प्रबोधनकार ठाकरे नाम की पदवी दी। वो शूद्र अतिशूद्रों के आंदोलन में शामिल था। क्यों? ब्राह्मण शास्त्र के अनुसार कायस्थ शूद्र होते हैं, ये बाला साहब ठाकरे का बाप जानता था। बाला साहब ठाकरे को जानकारी है या नहीं है वो बात अलग है, मगर बाला साहब ठाकरे का बाप जानता था। किताबें लिखी हुई है, बाला साहब ठाकरे के पिताजी ने किताबें लिखी हुई है। और जो किताबें उन्होंने लिखी उसमें से जो ब्राह्मणों के विरोध में 2 किताबें लिखी, जब बाला साहब ठाकरे का सरकार, शिवसेना की सरकार आई, तो बाला साहब ठाकरे के पिता, बाला साहब ठाकरे ने अपने पिता का सारा साहित्य पब्लिश किया। वो 2 किताबें जो ब्राह्मण के विरोध में थी छापा ही नहीं, अपने बाप की भी नहीं छापा। हमारे बाप की तो छापने का, जब बाला साहब ठाकरे ने अपने बाप की 2 किताबें नहीं छापा तो हमने घोषित किया हम छापेंगे। हम छापेंगे। इतिहास में बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती रहती है, और बहुत सी बातें जो परस्पर विसंगत दिखने वाली बातें जो दिखाई देती है वो भी बहुत बार संगत होती है।